मेरा नाम डॉक्टर अमित आर्या है। मैं एडिशनल प्रोफेसर हूँ मानसिक चिकित्सा विभाग KGMU लखनऊ में। और आज मैं आपको ऑटिज़म के बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग बाल एवं किशोर अवस्था OPD कई सालों से यहाँ पर चला रहे हैं KGMU में, और हम लोग देखते हैं कि ऑटिज़म के केसेस पिछले कुछ सालों में बढ़ने लगे हैं। आपके बच्चे को भी ऑटिज़म के लक्षण हो सकते हैं। तो आज इस सीरीज़ में हम ऑटिज़म के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे आप उनको जल्दी पहचान सकते हैं, उन लक्षणों के बारे में किससे कंसल्ट करना है, किससे जानकारी लेनी है, उसके इलाज क्या क्या मौजूदा अभी हमारे पास है मौजूद है, उन सभी के बारे में बात करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। तो पहले ऑटिज़म को समझते हैं। ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है, यानी कि जो शुरुआती विकास होता है उसमें अगर कुछ खास तरीके के लक्षण पाए जाएं तो उसको हम लोग ऑटिज़म कहते हैं। वो लक्षण क्या क्या हैं? जैसा कि आपने देखा होगा, कई बच्चे नज़र मिला करके बात नहीं करते, या कई बच्चे इशारा करके अपनी बात नहीं कह पाते। तो ये कुछ खास लक्षण होते हैं जो कि ऑटिज़म के बच्चों में पाए जाते हैं। अब हम कैसे इसकी पहचान करें? तो हम लोग कहते हैं कि एक बच्चों के डेवलपमेंटल माइलस्टोन को, जो उनके पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उन डेवलपमेंटल माइलस्टोन पर ध्यान दें। तो शुरुआत में जब बच्चा छोटा होता है, 6 महीने से 8 महीने के बीच में उस बच्चे को बैठना शुरू कर देना चाहिए। अगर वो 6 महीने से 8 महीने के बीच में बैठ नहीं पा रहा विद और विदाउट सपोर्ट, तो ये मान के चलते हैं कि उसके कुछ माइलस्टोन्स डिले हो रहे हैं। 12 महीने तक आते आते बच्चे को खड़े होकर के चलना शुरू कर देना चाहिए। अगर वो ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो उसको ऑटिज़म के लक्षण हो सकते हैं। इसी तरीके से हम फाइन मोटर की बात करते हैं। ये हो गए ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर में अगर बच्चा चीज़ों को उठा नहीं पा रहा है, अमूमन ये देखा जाता है कि 6 महीने तक बच्चा एक चीज़ को हाथ में लेकर के दूसरी चीज़ तक पहुंचा लेता है। अगर वो ये ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है 6 महीने का बच्चा, तो ये फाइन मोटर का डेफिसिट कहलाता है। इसी तरीके से जो ग्रास्प है वो मजबूत होती जाती है। चीज़ों को अंगूठे और उंगली की मदद से पकड़ना अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि वो फाइन मोटर का डेफिसिट है। इसी तरीके से बोलचाल, भाषा, अगर बोलचाल और भाषा का विकास नहीं हो पा रहा है बच्चे में, तो वो भी एक ऑटिज़म का, जिसे हम आमतौर पर स्पीच का डिले कह देते हैं, यानी कि भाषा का विकास समय से ना हो पाना। तो स्पीच का डिले अगर हो रहा है तो वो भी एक ऑटिज़म का लक्षण हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग आम व्यवहार, जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है और व्यवहार जो करते हैं, अगर उसमें कुछ खास तरीके की कमियां आएँ तो वो भी ऑटिज़म के लक्षण हो सकते हैं। जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं तो उनकी नज़र में नज़र मिला करके बात करते हैं। अगर बच्चा ऐसा नहीं कर पा रहा है और ये आई कांटेक्ट उसका इम्प्रूव नहीं हो रहा है या फिर कम होता जा रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है ऑटिज़म का। अब हम इसके निदान की बात करेंगे, यानी कि इसके हमारे पास इलाज के अलग अलग क्या क्या तरीके मौजूद हैं। तो ऑटिज़म को समझना इस तरीके से ज़रूरी है कि सिर्फ यह ऐसी कोई बीमारी या मर्ज़ नहीं है जो दवा देने से ठीक हो जाए। ये कोई मर्ज़ नहीं है, न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, डिसऑर्डर है। यानी कि बच्चे के जन्म से लेकर के ही इसकी शुरुआत हुई थी और अब जो बड़ा हो गया है, यूजुअली 24 महीने यानी 2 या 3 साल पर डिटेक्शन हो पाता है उसका, और उसके लक्षण धीरे धीरे आगे चल कर के थोड़े बदलते रहते हैं। परंतु उसमें जो सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है वो हो सकता है कि काफ़ी समय तक बनी रहे। उसके हो सकता है कि रिपीटेटिव बिहेवियर या व्यवहारिक परेशानियां कम हो जाएं और जो सोशल इम्पेयरमेंट है वो चलता रहे। तो जो निदान है वो एक प्रोसेस है। हमारा गोल ये है कि बच्चे की जो लक्षण है वो धीरे धीरे कंट्रोल होते जाएं और वो मेन स्ट्रीम में आता जाए, यानी कि जो नॉर्मली बच्चे बिहेव करते हैं उस तरीके से उसका बिहेवियर हो जाए। परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उसको करने में हमें उसकी मदद करनी है। उसके कई तरीके होते हैं। पहला है नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, यानी कि जो बिना दवा के हम लोग इलाज करते हैं, जिसमें कि आती हैं थेरेपीज़।
तो चूँकि स्पीच का डिले मिल रहा है तो स्पीच थेरेपी, व्यवहारिक परेशानियाँ हो रही हैं और रोज़मर्रा के कामकाज में दिक्कत हो रही है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ व्यवहार ऐसे हैं जो कि पेरेंट्स और टीचर्स को एक्सेप्ट नहीं है, तो उसके लिए अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जिसे हम बिहेवियर थेरेपी भी कहते हैं। तो एक जो थेरेपी जो सबसे अहम है वो है ABA, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। इसमें उन व्यवहारों को बढ़ावा देना है जो कि सही है, जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। उन व्यवहारों की तारीफ करनी है, उनको बढ़ावा देना है, और ऐसे व्यवहार जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है या ऐसे नेगेटिव बिहेवियर्स जो कि आप चाहते हैं उसमें कम हो जाए, उस पर कम ध्यान देना है या उनको इग्नोर करना है, तो उसको कहते हैं अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। उसमें बच्चा अगर आपके बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर ले रहा है और वो जो व्यवहार उससे एक्सपेक्ट किया जाता है वो कर रहा है, तो उसको वहीं पर उसकी तारीफ़ की जाती है और बढ़ावा दिया जाता है। जब भी वो अच्छा कार्य करेगा, आप उसकी तारीफ़ करेंगे और वो इस चीज़ को होते हुए देखेगा, तो उस व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा, तो उसको अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस कहते हैं। दूसरा तरीका है सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, SIT, जिसमें कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की विशेषता होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपीज़ में ट्रेंड होते हैं, जहाँ पर कि अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ बच्चे ओवर सेंसिटिव होते हैं या हाइपो सेंसिटिव होते हैं, उनको सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपीज़ की ज़रूरत होती है, SITs, जिसमें कि तेज़ आवाज़ या रोशनी या टच या स्वाद, इन सब को लेकर के सेंसिटिविटी होती है, तो वहाँ पर सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपीज़ काम करती हैं। ये काम भी थेरेपिस्ट करते हैं। इसके अलावा कई सारी चीज़ें और भी जो की जा सकती हैं वो बच्चों में, ये है इनके एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करना। हम लोग आजकल देखते हैं कि माँ बाप बच्चों को शांत करने के लिए उनको मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने के लिए अलाउ कर देते हैं, परंतु ये वो ध्यान ही नहीं देते कि कितनी देर तक वो बच्चा स्क्रीन पर गुजार रहा है, उसको कहते हैं स्क्रीन टाइम। अब स्क्रीन सिर्फ मोबाइल नहीं, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब, आपके घर में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिनमें कि स्क्रीन मौजूद है, उन सब को स्क्रीन टाइम कहा जा सकता है। अगर वो स्क्रीन टाइम आपने बढ़ा दिया तो ये समझना ज़रूरी है कि मोबाइल और लैपटॉप या कंप्यूटर या टीवी ये वन वे कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आप तक आ रही है, आप उन्हें कुछ कह नहीं रहे हैं, 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है कि जो आप माहौल दे रहे हैं उसमें क्या आप चांसेस बढ़ा रहे हैं जिससे कि वो इंटरेक्ट करना सीखे या 2 वे कम्युनिकेशन सीखे। तो ये भी आपके जो एनवायरनमेंट में चेंज करना है, वातावरण में चेंज करना है, वो है आपको स्क्रीन टाइम कम करना है और मौके देने हैं बच्चे को खेलने के लिए। उसको प्ले स्कूल जाना चाहता है, प्ले स्कूल भेजें, खेल के मैदान में ले जाएं और बच्चों के साथ उसको इंटरेक्ट करने का मौका दें। हाँ, आपको उनको निगरानी ज़रूर रखनी चाहिए, उनके सुपरविज़न ज़रूर रखना चाहिए। तो ये कुछ बातें हो गई जो कि थेरेपी से रिलेटेड है। अब हमारे पास दवाइयाँ भी मौजूद हैं, जो हम लोग फार्माकोथेरेपी की बात करते हैं। तो कई सारे लक्षण ऑटिज़म के ऐसे हैं जो कि दवाइयों से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। कोई भी दवा इस तरह की आज तक विकसित नहीं हुई जो ऑटिज़म को ठीक कर दे, यानी कि क्योर कर दे। ऐसी कोई भी दवाइयाँ मौजूद नहीं है, और अगर ऐसा कोई कहता है कि हम दवाई देंगे आपका ऑटिज़म ठीक कर देंगे, तो वह गलत है। दवाइयाँ व्यवहारिक परेशानी को ठीक करने के लिए हैं, नींद की परेशानी को ठीक करने के लिए हैं, जो रिपीटेटिव बिहेवियर या जैसे हम लोग कहते हैं कि बार बार दोहराना, एक ही कार्य को बार बार दोहराना, उसको कम करने के लिए हैं, और ऑटिज़म के साथ जो दूसरी बीमारियों के लक्षण होते हैं जिनको मैंने बताया आपको, ADHD, डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं आपको, और व्यवहारिक और बीमारियां हो सकती हैं, उन बीमारियों को ठीक करने के लिए ऑटिज़म में दवाइयाँ दी जाती हैं। उन दवाइयों का फ़ायदा ये होता है कि वो बच्चा अगर वो चंचल है, चंचलता को कम करने की हम दवाई दे दें तो उसकी चंचलता कम हो जाती है, और जो थेरेपीज़ हैं वो अच्छे या बेहतर तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से की जा सकती है। हम ये देखते हैं कि ऑटिज़म के बच्चों में अगर नींद को ठीक कर दिया जाए या नींद सही आने लगे उसकी भरपूर, तो काफ़ी हद तक उसकी व्यवहारिक परेशानियाँ कम हो जाती हैं और उसके सोशल इंटरेक्शन बढ़ जाते हैं।